एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर। आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें स्टूडेंट सबसे पहले। तो आज की क्लास का टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास का टॉपिक होगा अपना प्रकाश का व्यतिकरण। वेव ऑप्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से 99% इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है स्टूडेंट। 5 नंबर या 4 नंबर में जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में कंफर्म पूछा जाता है स्टूडेंट। तो इस टॉपिक को डिटेल से समझकर अच्छी तरह तैयार करना है। बोर्ड एग्जाम के 4 या 5 नंबर अपने को कंफर्म करने हैं। तो यहां पर वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा स्टूडेंट। टॉपिक अपना आज की क्लास का क्या रहेगा? प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण किस प्रकार घटित होता है, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना क्या होती है, प्रकाश के व्यतिकरण में क्यों इस प्रकार की स्थितियां अपने को प्राप्त हो रही है, जिसको अपन ने व्यतिकरण के प्रकारों के रूप में दर्शाया है। व्यतिकरण के प्रकार संपोषी और विनाशी व्यतिकरण है वो क्या होते हैं। इसके साथ ही व्यतिकरण की घटना यदि अपने को घटित करवानी है तो उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या होगी, और व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण किस प्रकार गणितीय विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। तो आज की क्लास में ये सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक बड़ा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, प्रकाश का व्यतिकरण और व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण किस प्रकार होता है, ये आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास। उठाइए कॉपी और पेन, नोट्स तैयार करने के लिए। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। टॉपिक है स्टूडेंट आज का अपना क्या? प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? सबसे पहले इस घटना को परिभाषित करने वाले हैं, क्योंकि प्रकाश का जो व्यतिकरण है वो प्रकाश में घटित होने वाली एक घटना है। जैसे पीछे रे ऑप्टिक्स में परावर्तन अपवर्तन की घटनाएं अपन ने प्राप्त की है, प्रकाश के द्वारा घटित होने वाली वो घटनाएं थी। इसी प्रकार यहां पर वेव ऑप्टिक्स में स्टूडेंट ऐसे ही प्रकाश की और भी घटनाओं का अध्ययन करने वाले हैं। व्यतिकरण के साथ में विवर्तन और ध्रुवण की घटना का भी आगे आने वाले वीडियोज में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत। तो आज की क्लास में व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण और व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण किस प्रकार घटित होता है, ये यहां पर प्राप्त कर रहे हैं स्टूडेंट। तो व्यतिकरण में देखो होता क्या है, प्रकाश की एक घटना है ये, सही है। तो यहां पर जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगे निकलती है, कोई भी प्रकाश स्रोत होता है, उस प्रकाश स्रोत से असंख्य प्रकाश तरंगे तरंगाग्र के रूप में माध्यम में आगे बढ़ती है स्टूडेंट, सही है स्टूडेंट। तरंगाग्र के रूप में माध्यम में आगे बढ़ती है ये प्रकाश तरंगे, क्योंकि यहां पर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहता है कि प्रकाश का संचरण तरंगों के रूप में होता है, सही है। तो जब प्रकाश तरंगे किसी स्रोत से निकलकर माध्यम में किसी बिंदु पर लगातार संचरित होते हुए माध्यम में किसी बिंदु पर अध्यारोपित करती है, चाहे वो प्रकाश स्रोत, चाहे वो प्रकाश तरंगे एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हो, चाहे 2 से प्रकाश स्रोतों से आ रही है, 2 से अधिक प्रकाश स्रोतों से आ रही है, 2 या 2 से अधिक प्रकाश स्रोतों से आने वाले जो प्रकाश तरंगे हैं, वो प्रकाश तरंगे यदि माध्यम में किसी दिशा में संचरित हो रही है, एक साथ संचरित हो रही है और संचरित होते हुए माध्यम में आगे चलकर एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है, एक दूसरे से टकरा जाती है, तो उन तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली जो परिणामी तरंग है स्टूडेंट, उस परिणामी तरंग की तीव्रता में, उस परिणामी तरंग की तीव्रता या विस्थापन भी कह सकते हैं, उस परिणामी तरंग की तीव्रता या विस्थापन में उत्पन्न होने वाले उतार चढ़ाव की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं स्टूडेंट। प्रकाश के व्यतिकरण की एक सटीक डेफिनेशन यहां पर नोट करो स्टूडेंट। क्या है प्रकाश का व्यतिकरण? वीडियो को पॉज करो और पॉज करके यहां पर इसकी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को नोट करो। डेफिनेशन क्या है यहां पर देखो, एक बार मैं बता रहा हूं आपको क्या है। जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की कला संबद्ध तरंगे, जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की कला संबद्ध तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित होते हुए, एक साथ एक ही दिशा में संचरित होते हुए
माध्यम में किसी बिंदु पर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। परिणामी तरंग की तीव्रता में इस प्रकार होने वाले उतार चढ़ाव की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। एक सटीक और सरल भाषा में प्रकाश के व्यतिकरण की ये डेफिनेशन यहां पर दी गई है स्टूडेंट। प्रकाश के व्यतिकरण की ये सटीक और सरल भाषा में जो परिभाषा है, इस परिभाषा को ऐसे कैसे तैयार कर लो स्टूडेंट। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? प्रकाश के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज इंटरफेरेंस? डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस क्या होती है? इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको इन 4 लाइनों के रूप में इस प्रकार दर्शाना है। सही है, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको क्लियर कर लेना अच्छी तरह डेफिनेशन को सबसे पहले। सही है, अब यहां पर डेफिनेशन आपने नोट कर ली तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। डेफिनेशन क्लियर हो गई है कि डेफिनेशन में क्या था कि दो प्रकाश स्रोत जो कला संबद्ध हो, कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगे, कला संबद्ध स्रोत पीछे वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। ऐसे स्रोत जिनसे उत्सर्जित होने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य जो कलांतर है वो समय के साथ में नियत रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। सही है, तो व्यतिकरण के लिए कला संबद्ध स्रोतों से, 2 कला संबद्ध स्रोत मान लो कम से कम, 2 कला संबद्ध स्रोतों से यदि तरंगे एक ही दिशा में एक साथ संचरित होते हुए एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो उनके अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप बनने वाली जो परिणामी तरंग है, उस परिणामी तरंग की तीव्रता में कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। तीव्रता में होने वाले उतार चढ़ाव की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर है डेफिनेशन? अब यहां पर स्टूडेंट व्यतिकरण के प्रकारों की बात करें। व्यतिकरण यहां पर 2 प्रकार का है। इसके जो प्रकार है स्टूडेंट, ये प्रकार यहां पर इसकी डेफिनेशन में ही छुपे हुए हैं। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस क्या है? व्यतिकरण के 2 प्रकार स्टूडेंट जो यहां पर इसकी डेफिनेशन में ही आ रहे हैं। डेफिनेशन में यहां पर अपन ने क्या दर्शाया स्टूडेंट कि माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। तो परिणामी तरंग की तीव्रता का ये जो अधिकतम और न्यूनतम मान जिन बिंदुओं पर प्राप्त हो रहा है, उन 2 बिंदुओं पर घटित होने वाले व्यतिकरण 2 प्रकार के होते हैं। मतलब व्यतिकरण के प्रकार कितने स्टूडेंट? व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है। एक संपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सही है, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण, व्यतिकरण के ये 2 प्रकार हैं। सही है, अब संपोषी और विनाशी व्यतिकरण में अंतर मान लो या इनकी डेफिनेशन मान लो। ये डेफिनेशन यहां पर इन 4 बिंदुओं के रूप में दर्शाई जा सकती है। सही है, मैं इस डेफिनेशन में व्यतिकरण की परिभाषा में अपन ने दिया है कि माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है वहां घटित होने वाले व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। पहले बिंदु में दिया गया स्टूडेंट क्या? जहां परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। तो माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है वहां घटित होने वाले व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। संपोषी व्यतिकरण कहां प्राप्त हो रहा है? माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। सही है, और माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है वहां घटित होने वाले व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। पहला पॉइंट दर्शाया हुआ है, जहां परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। जहां परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है वहां घटित होने वाले व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। जहां परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है वहां घटित होने वाले व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं।
सही है। तो संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम होती है, विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता न्यूनतम होती है। क्लियर है स्टूडेंट पहला पॉइंट। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन दें कि जब दो तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है, जब दो तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है तो वहां घटित होने वाले व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। या फिर जब दो तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती है तो वहां घटित होने वाले व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। सही है। इसका मतलब संपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगे समान कला में एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है और विनाशी व्यतिकरण में दोनों तरंगे एक दूसरे के विपरीत कला में अध्यारोपित होती है। सही है। दूसरा पॉइंट, समान कला और विपरीत कला में जब दोनों तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो ये संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। समान कला में अध्यारोपित होने पर संपोषी व्यतिकरण और विपरीत कला में अध्यारोपित होने पर विनाशी व्यतिकरण घटित होता है। सही है स्टूडेंट। अब बात करें तीसरे पॉइंट की, जब कलांतर का मान शून्य होता है। सही है। मतलब तीसरी डेफिनेशन यहां पर दे सकते हैं स्टूडेंट, तीसरे और चौथे पॉइंट को एक साथ में रूप में दर्शाऊं यहां पर। तो जब कलांतर अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर शून्य या फिर पाई का समगुणज होता है तो वहां घटित होने वाले व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। संपोषी व्यतिकरण में कलांतर का मान कितना होता है स्टूडेंट? शून्य होता है, या फिर कलांतर का जो मान है वो स्टूडेंट पाई का समगुणज होता है। ठीक है। कलांतर का मान या तो शून्य होता है या फिर पाई का समगुणज होता है। कब? जब संपोषी व्यतिकरण घटित होता है। सही है। विनाशी व्यतिकरण की बात करें तो जब दो कला संबद्ध स्रोतों से अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर का मान 180 डिग्री या फिर कलांतर का मान पाई का विषम गुणज होता है तो वहां घटित होने वाले व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। सही है। विनाशी व्यतिकरण में कलांतर का मान या तो 180 डिग्री होगा या फिर पाई का विषम गुणज होता है, तो उन बिंदुओं पर प्राप्त होने वाले व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो यहां पर व्यतिकरण के ये दो प्रकार, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, इन दोनों में यदि अंतर पूछा जाए स्टूडेंट तो यही अंतर इन चार बिंदुओं के रूप में दर्शाया जा सकता है। पहला क्या रहेगा? संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, संपोषी व्यतिकरण में तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है, विनाशी व्यतिकरण में तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती है। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर, संपोषी व्यतिकरण में कलांतर शून्य होता है, संपोषी व्यतिकरण में कलांतर शून्य होता है और विनाशी व्यतिकरण में कलांतर 180 डिग्री होता है। सही है। और चौथा अंतर, संपोषी व्यतिकरण में कलांतर का मान, संपोषी व्यतिकरण में कलांतर का मान पाई का समगुणज होता है, विनाशी व्यतिकरण में कलांतर का मान पाई का विषम गुणज होता है स्टूडेंट। सही है। तो इस प्रकार संपोषी और विनाशी व्यतिकरण, ये इन दोनों में डिफरेंस भी दिया जा सकता है या फिर इनकी डेफिनेशन भी दी जा सकती है। सही है। तो संपोषी और विनाशी व्यतिकरण क्या था ये स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा आपका। यदि यहां पर मैं एक डायग्राम की सहायता से आपको इसे समझाऊं तो देखो, संपोषी व्यतिकरण में मान लो अपने पास कोई तरंग है, एक तरंग अपने पास ये है और इसके साथ में दूसरी तरंग ये डॉटेड रूप में ले ली। ये दो तरंगे स्टूडेंट मैंने ले ली, एक फर्स्ट और ये डॉटेड सेकंड तरंग। ये दो तरंगे माध्यम में एक ही दिशा में एक साथ संचरित हो रही है, माध्यम में एक साथ संचरित हो रही है। तो यहां पर जो दोनों तरंगे हैं स्टूडेंट क्या है? समान कला में है। ये दोनों तरंगे यहां पर क्या है स्टूडेंट? समान कला में एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है। समान कला में एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है तो इनके अध्यारोपण से बनने वाली जो परिणामी तरंग है वो परिणामी तरंग इस प्रकार, ये रेड लाइन यहां पर स्टूडेंट क्या होगी? परिणामी तरंग। तो परिणामी तरंग का आयाम बढ़ रहा है, परिणामी तरंग का आयाम बढ़ रहा मतलब तीव्रता बढ़ रही है। तो संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता का मान अधिकतम प्राप्त होता है और संपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है। अब यहां पर यदि यही दोनों तरंगे लें, एक तरंग वही है अपने पास
और दूसरी तरंग इस प्रकार ले लिया, ये अपने पास सेकंड तरंग। अब ये दोनों तरंग यहां पर विपरीत कला में अध्यारोपित हो रही है। देखो समान कला का मतलब दोनों के अधिकतम और न्यूनतम मान एक ही समय पर प्राप्त हो रहे हैं। विपरीत कला का मतलब एक का धनात्मक चक्र तो दूसरे का ऋणात्मक चक्र, दूसरे का धनात्मक चक्र तो पहले का ऋणात्मक चक्र। यहां पर इस प्रकार ये दोनों तरंगे एक दूसरे से विपरीत कला में है। जब ये दोनों तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो इनके अध्यारोपण से बनने वाली जो परिणामी तरंग है वो परिणामी तरंग यहां पर इस प्रकार ये परिणामी तरंग होगी। और इस परिणामी तरंग की बात करें उसका आयाम घट गया था, इसकी तीव्रता में कमी हो रही है। तीव्रता में कमी हो रही है तो वहां पर विनाशी व्यतिकरण घटित होगा। सही है, तो यहां पर संपोषी और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है और व्यतिकरण की परिभाषा क्या है। व्यतिकरण की परिभाषा, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण, ये इसके दो प्रकार है। क्लियर है स्टूडेंट? व्यतिकरण की परिभाषा और व्यतिकरण के प्रकारों के बाद में अब व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या होगी। व्यतिकरण की घटना को यदि अपने को प्राप्त करना है किसी बिंदु पर माध्यम के लिए, तो उस अवस्था में व्यतिकरण की उस घटना को प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त कौन कौन सी होनी चाहिए, उन आवश्यक शर्तों की यहां पर बात करने वाले हैं। तो उन आवश्यक शर्तों की बात करें स्टूडेंट की व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है, तो सबसे पहली और आवश्यक शर्त, महत्वपूर्ण शर्त जो है वो यही है कि जिन स्रोतों से प्रकाश तरंगे आ रही है वो प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। मतलब व्यतिकरण के लिए महत्वपूर्ण शर्त या आवश्यक शर्त यही है कि प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, प्रकाश तरंगे कला संबद्ध होनी चाहिए। यदि यह अवस्था अपने को प्राप्त होती है तो ही व्यतिकरण की घटना घटित होगी स्टूडेंट। तो यहां पर अपना जो पहला पॉइंट है वो यही है कि आवश्यक शर्तों में क्या है, प्रकाश तरंगे कला संबद्ध होनी चाहिए। प्रकाश तरंगे कला संबद्ध होनी चाहिए या प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, जिनसे प्रकाश तरंगे उत्सर्जित होकर एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है। जो प्रकाश तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपण कर रही है वो जिन स्रोतों से आ रही है वो स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। यहां पर कला संबद्ध स्रोत का मतलब यह है कि स्रोतों से उत्सर्जित होने वाली तरंगों के मध्य जो कलांतर है वो कलांतर नियत होना चाहिए। कलांतर का जो मान है वो स्टूडेंट क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। यदि कलांतर नियत है तो प्रकाश स्रोत या प्रकाश तरंगे कला संबद्ध होगी। तो कला संबद्ध तरंगों के द्वारा ही केवल व्यतिकरण की घटना को प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है? यहां पर आवश्यक और महत्वपूर्ण शर्त यही है। अन्य शर्तों की ओर बात करें पर स्टूडेंट तो यहां पर दूसरी शर्त देखो, प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होना चाहिए, श्वेत प्रकाश नहीं होना चाहिए। श्वेत प्रकाश स्रोत नहीं होना चाहिए, प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होना चाहिए। प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होना चाहिए इसका मतलब क्या है, प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होना चाहिए इसका मतलब है प्रकाश तरंगों की आवृत्ति या जो तरंग धैर्य है, आवर्ती या तरंग धैर्य समान होनी चाहिए। सही है? एकवर्णीय प्रकाश स्रोत होगा तो उस एकवर्णीय प्रकाश स्रोत से आने वाली जो प्रकाश तरंगे हैं उन प्रकाश तरंगों की आवर्ती या तरंग धैर्य एक समान अर्थात बराबर होगी। आवर्ती या तरंग धैर्य यदि बराबर होती है तो उस अवस्था में ही उन तरंगों के द्वारा व्यतिकरण की घटना को प्राप्त किया जा सकता है। तो व्यतिकरण की घटना में अध्यारोपित होने वाली तरंगों की आवृत्ति या तरंग धैर्य एक समान या बराबर होनी चाहिए। सही है? अर्थात प्रकाश स्रोत है वो एक वर्णीय होना चाहिए। तीसरी शर्त की बात करें, दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। तीसरी शर्त डेफिनेशन में भी आ गई थी कि दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में जिन समान आवर्ती की कला संबद्ध तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती है किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है। मतलब पहली तीनों आवश्यक शर्तें आपकी डेफिनेशन में आ चुकी है स्टूडेंट। सही है? समान आवर्ती की कला संबद्ध तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। सही है? उसी अवस्था में व्यतिकरण की घटना घटित होती है।
तो पहली तीनों शर्तें आपकी परिभाषा में आपको अच्छी तरह दी हुई है। क्लियर है स्टूडेंट? चौथी शर्त की बात करें, दोनों प्रकाश स्रोत अति निकट होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत पास पास होने चाहिए, दूर नहीं होने चाहिए, अति निकट होने चाहिए। यदि अति निकट होते हैं तो उसी अवस्था में व्यतिकरण प्रतिरूप स्पष्ट नजर आता है। सही है? स्पष्ट नजर कब आएगा? जब दोनों प्रकाश स्रोत अति निकट होंगे, लगभग कुछ दूरी पर होंगे लेकिन दूरी नगण्य के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? पांचवी शर्त की बात करें, दोनों तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए। दोनों तरंगों के जो आयाम है वो बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए, जिससे व्यतिकरण की घटना में संपोषी और विनाशी व्यतिकरण में जो प्रत्यय या दीप्त प्रतिरूप अपने को प्राप्त होगा उसमें उत्तम विपर्यास मिलेगा अपने को। सही है? तो यहां पर क्या होना चाहिए? पांचवी शर्त ये कह रही है कि दोनों तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए। यदि आयाम बराबर है या लगभग बराबर है, उसी अवस्था में व्यतिकरण की घटना स्पष्ट रूप से नजर आएगी, व्यतिकरण प्रतिरूप स्पष्ट दिखाई देगा। अगली शर्त है, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होनी चाहिए। प्रकाश स्रोतों की जो चौड़ाई है वो स्टूडेंट बहुत कम होनी चाहिए। प्रकाश स्रोतों की चौड़ाई अत्यंत संकीर्ण होनी चाहिए। कुछ प्रयोग ऐसे हैं जिनमें प्रकाश स्रोतों को विस्तृत लिया गया है, लेकिन यहां पर प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। ये कुछ एक्सपेरिमेंट में ये भी है, कुछ एक्सपेरिमेंट में विस्तृत स्रोत भी लिए गए हैं। सही है? तो यहां पर ये शर्त भी इसमें दर्शाई जा सकती है। अगली शर्त यहां पर क्या है? दोनों तरंगों के मध्य पथांतर अल्प होना चाहिए। एक आवश्यक शर्त ये भी, दोनों तरंगों के मध्य जो पथांतर है वो अल्प होना चाहिए, पथांतर ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि स्टूडेंट पथांतर अधिक होता है तो संपोषी व्यतिकरण में जो व्यतिकरण प्रतिरूप अपने को पर्दे पर प्राप्त होता है वो समाप्त हो जाता है और पर्दे पर एक समान दीप्त भाग ही दिखाई देता है। कब? जब पथांतर अधिक होगा। तो तरंगों में पथांतर अल्प होना चाहिए। सही है? और अंतिम शर्त है स्टूडेंट, यदि प्रकाश तरंगे ध्रुवित है तो ध्रुवित प्रकाश तरंगों का जो ध्रुवण तल है वो एक समान होना चाहिए। ध्रुवण तल एक समान होना चाहिए। प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, इसी चैप्टर में आने वाले वीडियोज में इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो कि तरंगे यदि ध्रुवित है मतलब प्रकाश का जो संचरण है वो एक ही दिशा में एक समान रूप से होता है, तो वो ध्रुवित प्रकाश है। ध्रुवित प्रकाश का जो ध्रुवण तल है वो समान होना चाहिए। तो व्यतिकरण के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो आवश्यक शर्तें यहां पर ये है। एक बार फिर से देख लो। पहली आवश्यक शर्त, प्रकाश तरंगे कला संबद्ध होनी चाहिए, प्रकाश स्रोत एक वर्णी होने चाहिए, दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत अति निकट होने चाहिए, दोनों तरंगों का आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। कुछ एक्सपेरिमेंट में विस्तृत स्रोत भी लिया गया है। दोनों तरंगों के मध्य पथांतर अल्प होना चाहिए और यदि तरंगे ध्रुवित है तो उनका ध्रुवण तल समान होना चाहिए। तो ये था व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होती है, वो शर्तें यहाँ पर दी गई है स्टूडेंट। तो व्यतिकरण की परिभाषा और व्यतिकरण के प्रकारों के साथ में व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त की डिस्कशन के बाद में अब यहाँ पर व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। इन सब परिभाषाओं को, डेफिनेशंस को अपन ने जो पढ़ा है, इसके प्रकारों को जो थ्योरी के रूप में समझा है, अब उस थ्योरी को यहाँ पर समीकरण के रूप में अपने को प्राप्त करना है। तो व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण यहाँ पर आगे प्राप्त कर रहे हैं कि व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण किस प्रकार हो रहा है। तो व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण के लिए स्टूडेंट अपन यहाँ पर दो प्रकाश तरंगे ले रहे हैं जो कला संबद्ध है, दो प्रकाश तरंगे ले रहे हैं जो कला संबद्ध है। दो प्रकाश तरंगे जो कला संबद्ध होने के साथ साथ उनकी आवृत्ति है वो एक समान है। एक समान आवृत्ति की दो तरंगे ले रहे हैं जिनका विस्थापन समीकरण, गणितीय विश्लेषण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर ध्यान से समझना स्टूडेंट, प्रत्येक स्टेप को यहाँ पर ध्यान से क्लियरली समझना। तो देखो साथ साथ नोट्स भी तैयार करते हुए चलो। तो यहां पर दो तरंगे ले रहे हैं अपन, माना समान आवृत्ति की दो तरंगों के विस्थापन समीकरण।
दो तरंगे ले रहे हैं स्टूडेंट जिनकी आवृत्ति समान है, उन तरंगों के विस्थापन समीकरण यहाँ पर मान लो क्या है, एक का y1 मान लिया, y1 बराबर a sin ओमेगा t, और दूसरी तरंग का विस्थापन समीकरण मान लिया y2 बराबर b sin ओमेगा t प्लस 5। ये दो तरंगे ले रहे हैं जिनकी आवृत्ति समान है, आवृत्ति इनकी समान है, समान आवृत्ति की ये दो तरंगे यहां पर ले ली, जिनका विस्थापन समीकरण अपने को ये दिया हुआ है। यहां पर ए व बी क्या है स्टूडेंट, दोनों तरंगों के आयाम है, ध्यान रखना, अंत तक ध्यान रखना। ए और बी दोनों तरंगों के आयाम है तथा फाई कलांतर है। ये चीज यहां पर क्लियरली ध्यान रखना स्टूडेंट, सही है। यहां पर जो स्मॉल ए और बी है, ये स्मॉल ए और बी यहां पर दोनों तरंगों के आयाम है, और फाई इन दोनों की प्रारंभिक कलाओं में अंतर अर्थात कलांतर को दर्शा रहा है, सही है। अब यदि ये दोनों तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा, देखो अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग का विस्थापन क्या होगा, प्रत्येक तरंग के विस्थापन के सदिश योग के बराबर, सही है। तो यहां पर y बराबर y1 का मान a sin ओमेगा t प्लस y2 का मान b sin ओमेगा t प्लस 5। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी तरंग का जो विस्थापन समीकरण है y बराबर अपने को मिल रहा है y1 प्लस y2 के रूप में, तो y बराबर a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t प्लस 5, सही स्टूडेंट। अब यहां पर यदि स्टूडेंट एक त्रिकोणमिति के फॉर्मूले का उपयोग किया जाए, त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट क्या, साइन a प्लस बी इज इक्वल होता है स्टूडेंट क्या, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, सही है। त्रिकोणमिति का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यहां पर यूज करें स्टूडेंट इस स्टेप में, तो यहां पर y बराबर क्या मिलेगा, देखो a साइन ओमेगा t प्लस b, साइन a प्लस b, a के स्थान पर ओमेगा t है और b के स्थान पर फाई है, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहां पर अपने को प्राप्त हो जाएगा साइन ओमेगा t कोस फाई प्लस b, ये b अंदर गुणा कर लिया साथ में, b कोस ओमेगा t साइन फाई, सही है। इस फॉर्मूले का यूज करके इसको इस रूप में लिख दिया, तो यहां पर y बराबर स्टूडेंट, यहां पर इन दोनों पदों में देखो साइन ओमेगा t कॉमन है, तो a प्लस b कोस फाई कॉमन क्या ले लिया स्टूडेंट अपन ने, साइन ओमेगा t को इन दोनों पदों से कॉमन ले लिया, प्लस b साइन फाई को अलग कर लिया और इसमें से कोस ओमेगा t को अलग कर दिया, सही स्टूडेंट, इसमें से कोस ओमेगा t को अलग कर दिया। यहां पर ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 दी अपन ने। अब यहां पर देखो स्टूडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप आ गई यहां पर। अब इस इंपॉर्टेंट स्टेप में, इस स्टेप के अंतर्गत अपने को कुछ मानना पड़ेगा। देखो यहां पर ब्रैकेट में जो वैल्यूज है उन वैल्यूज को माना a प्लस बी कोस फाई बराबर a कोस थीटा और b साइन फाई बराबर a साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो, सही है। मतलब यहां पर इस स्टेप में, इस समीकरण में देखो a प्लस बी कोस फाई है, इसको अपन ने a कोस थीटा मान लिया, और b साइन फाई है, इसको अपन ने a साइन थीटा मान लिया। समीकरण 3 और 4 का मान इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, y बराबर
y बराबर इसके स्थान पर क्या जाएगा, a cos थीटा sin ओमेगा t प्लस a sin थीटा cos ओमेगा t। सही है। y बराबर a स्टूडेंट कॉमन आ गया इसमें, और मैं इस समीकरण को लिख रहा हूं यहां पर sin ओमेगा t cos थीटा प्लस cos ओमेगा t sin थीटा। अब ये रूप देखो समीकरण, ये स्टूडेंट यहां पर ये समीकरण इस समीकरण के इक्वल आ गया। सही है ना, ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला था तो इसी फॉर्मूले के इक्वल में आ गया, तो इस फॉर्मूले को इस रूप में लिख सकते हैं यहाँ पर। तो y बराबर अपने को क्या मिल गया स्टूडेंट, y बराबर अपने को मिल गया क्या, a sin ओमेगा t प्लस थीटा। इसको दे दे इक्वेशन नंबर 5। सही है। और ये जो इक्वेशन 5 मिली है स्टूडेंट, ये यहां पर परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण, यह है परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण। यह परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण कहलाता है, समीकरण 5। और इसमें a जो है स्टूडेंट वो परिणामी तरंग का आयाम है। तो यहां पर इस परिणामी तरंग के आयाम को कैलकुलेट करें, तो यह परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा, परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा, सबसे पहले ये कैलकुलेट करें। सही है। परिणामी यहां पर समीकरण 5 में जो a है वो क्या है, परिणामी तरंग का आयाम है। तो इस आयाम को कैलकुलेट करें, तो इस आयाम को कैलकुलेट करने के लिए समीकरण 3 और 4 का उपयोग करो स्टूडेंट। क्या है समीकरण 3 और 4, तो समीकरण 3 और 4 उसका यूज करें। 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ने, समीकरण 3 और 4 का यदि वर्ग करके जोड़ते हैं तो इन दोनों को जोड़ने पर अपने को क्या मिलेगा वो देखो स्टूडेंट। यहां पर समीकरण 3 a प्लस बी कोस फाई का होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाई का होल स्क्वायर इज इक्वल, दाएं पक्ष में देखें a कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। सही है। तो यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कोस फाई, इसका रूप आ गया अपने को, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सही स्टूडेंट। अब यहां पर इस समीकरण के इस पक्ष में देखो a स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन लो, किस तरफ भी कर लो या पहले इधर से सॉल्व कर लो। क्या है इसमें a स्क्वायर एज इट इज आ गया प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इन दोनों पदों में कॉमन आ गया, प्लस 2ab कोस फाई इज इक्वल, इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या रह गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का यूज करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां पर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट अपने को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई इज इक्वल a स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर बराबर अपने को क्या मिल रहा है स्टूडेंट, a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई। तो a बराबर क्या मिल गया, a बराबर मिल गया अपने को अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 6। और ये समीकरण यहां पर परिणामी तरंग का क्या होगा, ये समीकरण यहां पर परिणामी तरंग का आयाम कहलाता है।
ये परिणामी तरंग का आयाम है स्टूडेंट। परिणामी तरंग का आयाम अपने को ज्ञात हो गया तो तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। और आयाम का मान यहां पर देख लो किस पर डिपेंड कर रहा है, उन दोनों तरंगों के आयाम और उनके मध्य कालांतर पर निर्भर कर रहा है स्टूडेंट। सही है, तो आयाम अपने को पता है तो तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे? परिणामी तीव्रता क्या रहेगी, क्योंकि रिलेशन अपने को पता है स्टूडेंट क्या है कि तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है स्टूडेंट। तो तीव्रता इंटेंसिटी आई ये समानुपाती है आयाम एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर के। अर्थात स्टूडेंट यहां पर आई बराबर अपन लिख सकते हैं के ए स्क्वायर। के यहां पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू है यहां पर, नियतांक है कहने का मतलब कि। सही है, इसी प्रकार यहां पर यदि पहली तरंग की तीव्रता I1 है तो I1 अनुक्रमानुपाती है ए स्क्वायर के, तो I1 बराबर के ए स्क्वायर। और I2 की बात करें तो I2 अनुक्रमानुपाती है बी स्क्वायर के। ए और बी दोनों तरंगों के आयाम है, स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको। ये इक्वल क्या हो जाएगा, I2 बराबर के बी स्क्वायर। सही है, तीव्रता का संबंध, तीव्रता का समीकरण अपने को ये मिल गया। क्लियर है स्टूडेंट यहां पर? अब देखो यहां पर तीव्रता का समीकरण अपने को क्या मिलेगा। सही है, परिणामी तरंग की तीव्रता I बराबर के ए स्क्वायर मिल रहा है, तो समीकरण 6 से मान रख दो इसमें। समीकरण 6 अपने पास ये है स्टूडेंट, इसको इक्वेशन नंबर 6 दिया है अपन। सही है, तो यहां पर देखो समीकरण 6 से, समीकरण 6 का मान रखने पर, समीकरण 6 का मान रखे तो तीव्रता I बराबर के ए स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। तो I बराबर क्या मिल रहा है अपने को स्टूडेंट, I बराबर के को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2ab के cos 5। सही स्टूडेंट, अब यहां पर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूं। चेंज क्या है यहां पर, के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट के ए स्क्वायर के बी स्क्वायर इंटू कॉस 5। ये जो 2ab के है इसको मैंने अंडर रूट में ले लिया। अब यहां पर ये वैल्यूज देखो स्टूडेंट, इन दोनों फॉर्मूलों में दी हुई है। के ए स्क्वायर I1 के इक्वल है, के बी स्क्वायर I2 के इक्वल है। तो I बराबर अपने को क्या मिल गया स्टूडेंट, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तीव्रता का है, इक्वेशन नंबर में 7 दे दूं इसे। परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वो यहां पर इस समीकरण के आधार पर दी जा सकती है। परिणामी तरंग की तीव्रता, यहां पर ये परिणामी तरंग का आयाम, और ये क्या है स्टूडेंट, तीव्रता है। तो आयाम और तीव्रता, समीकरण 6 और 7 दोनों को गौर से देखो स्टूडेंट। दोनों इक्वेशन क्या कह रही है स्टूडेंट, यहां पर दोनों इक्वेशन ये कह रही है कि परिणामी तरंग का आयाम हो या तीव्रता हो, परिणामी तरंग का आयाम और जो तीव्रता है वो दोनों तरंगों के आयामों और उनके बीच के कलांतर पर निर्भर कर रही है। दोनों तरंगों के आयामों एवं कलों के बीच के कलांतर पर निर्भर कर रही है, चाहे दो परिणामी तरंग का आयाम हो चाहे परिणामी तरंग की तीव्रता हो, वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो उनके आयाम, दोनों तरंगों के आयाम और उनके बीच के कलांतर पर निर्भर करती है स्टूडेंट। सही है, तो यहां पर व्यतिकरण का जो गणितीय विश्लेषण है समीकरणों के रूप में यहां पर इन्हें प्राप्त किया है। जो अपन ने डेफिनेशन में दिया था कि माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त हो रही है, वो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता की जो स्थितियां हैं वो यहां पर इस समीकरण की सहायता से कैलकुलेट की जा सकती है। तो स्टूडेंट, व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण से संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की जो स्थितियां हैं, डेफिनेशन में जैसे अपन ने बताया कि कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है, तो तीव्रता का समीकरण अपने समीकरण 7 के रूप में ज्ञात कर लिया है यहाँ पर। अब कौन सी स्थितियों पर तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम प्राप्त हो रही है, संपोषी व्यतिकरण कहाँ घटित हो रहा है, विनाशी व्यतिकरण कहाँ घटित हो रहा है, वो यहाँ पर विशेष स्थितियों के रूप में प्राप्त करें।
तो विशेष स्थितियां यहाँ पर एक संपोषी व्यतिकरण के लिए और एक विनाशी व्यतिकरण के लिए। संपोषी व्यतिकरण और इस विनाशी व्यतिकरण की विशेष अवस्थाओं में तीव्रता का वो मान प्राप्त करना है जो अधिकतम और न्यूनतम मिलेगा, और कौन सी स्थितियों पर तीव्रता का वो अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त होगा वो यहाँ पर प्राप्त करना है अपने को। सही है। तो संपोषी व्यतिकरण की पहली विशेष स्थिति अपन देखिए संपोषी व्यतिकरण की। संपोषी व्यतिकरण कब घटित होता है? जब दोनों तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है। तो जब दो तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है, देखो यहां पर, जब दो तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है तो समान कला में अध्यारोपित होती है तो उनके मध्य कलांतर क्या होगा? समान कला में अध्यारोपित होती है तो स्टूडेंट जो कलांतर है वो क्या होगा? जीरो, या फिर संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की परिभाषा में मैंने आपको बताया अच्छी तरह। संपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है या फिर उनके मध्य कलांतर शून्य या फिर पाई का समगुणज होता है। तो कलांतर का मान क्या होगा? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, डॉट डॉट 2n पाई, पाई का समगुणज होगा। सही है। या फिर कलांतर के लिए अपन कलांतर की जगह पथांतर की बात करें तो पथांतर, जिसको यहां पर डेल एक्स से व्यक्त कर दें या कहीं पर केवल डेल भी लिया गया है, डेल्टा एक्स यहां पर पथांतर, दोनों सड़कों से आने वाली तरंगों के पथों का अंतर पथांतर। पथांतर तरंगों की तरंग दैर्घ्य लैम्बडा के रूप में यदि ज्ञात करें तो यहां पर पथांतर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0 की जगह लैम्बडा, सॉरी 0 के स्थान पर 0, 2 पाई 1 लैम्बडा, 4 पाई 2 लैम्बडा, 6 पाई 3 लैम्बडा। इसका मतलब स्टूडेंट यहां पर लैम्बडा का पूर्ण गुणज होता है पथांतर। संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन में जो पथांतर है वो लैम्बडा का पूर्ण गुणज होता है, कलांतर है वो पाई का, वो वहां पर क्या होगा? पाई का समगुणज होगा। कलांतर पाई का समगुणज है और पथांतर लैम्बडा का पूर्ण गुणज है स्टूडेंट। सही है। तो यदि ये कलांतर और पथांतर के ये मान मिलते हैं तो उस कंडीशन में स्टूडेंट जो कोस फाई अपन ने लिया है तीव्रता के समीकरण में, उस कोस फाई का जो मान है वो अधिकतम मिलेगा और वो 1 है। सही है। कोस फाई बराबर क्या होगा स्टूडेंट? 1 होगा। यदि कोस फाई बराबर 1 होता है तो उस कंडीशन में समीकरण 7 अपन ने ज्ञात किया है अभी, क्या था? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, और cos फाई का मान स्टूडेंट क्या हो गया? 1 हो गया। cos फाई का मान 1 हो गया तो I बराबर क्या मिल गया स्टूडेंट? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। सही है। और ये तीव्रता का अधिकतम मान है, यह अधिकतम तीव्रता है। I का मान लिखिए मैक्सिमम है स्टूडेंट, क्या? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ये इस तीव्रता का अधिकतम मान है। या फिर मैं इस समीकरण को लिख सकता हूं I max इक्वल्स टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। I1 अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 के होल स्क्वायर के रूप में इस समीकरण को लिख सकता हूं। ये तीव्रता का यहां पर संपोषी व्यतिकरण में अधिकतम मान मिल रहा है। मतलब संपोषी व्यतिकरण में जो अधिकतम तीव्रता मिलेगी वो अधिकतम तीव्रता कलांतर के इन मानों पर और पथांतर के इन मानों पर हमेशा संपोषी व्यतिकरण घटित होगा, ये कंफर्म है स्टूडेंट। इन स्थितियों में हमेशा क्या घटित होगा? संपोषी व्यतिकरण, जहां पर तीव्रता का अधिकतम मान मिलेगा स्टूडेंट। सही है। और उस तीव्रता का अधिकतम मान यहां पर क्या है? I max बराबर अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। फिर से इसको खोलेंगे तो यही समीकरण मिलेगा अपने को। क्लियर है। अब यहां पर एक कंडीशन मान लो स्टूडेंट, क्या?
यदि दोनों स्रोतों की जो तीव्रताएं हैं वो इक्वल है, I1 बराबर I2 है जिसको I नोड मान लिया, यदि I1 बराबर I2 है तो परिणामी तीव्रता क्या होगी? यदि I1 बराबर I2 है स्टूडेंट, तो जो परिणामी तीव्रता है वो परिणामी तीव्रता अर्थात उसका जो अधिकतम मान है, मैक्सिमम मान इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट आई नोड प्लस अंडर रूट आई नोड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट आई नोड का होल स्क्वायर। इसका मतलब आई मैक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 आई नोड। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है स्टूडेंट? इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि यदि दोनों स्रोतों से निकलने वाले तरंगों की तीव्रता एक समान है तो परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वो एक तरंग की तीव्रता की 4 गुनी होगी। सही, किसी भी एक तरंग की तीव्रता की 4 गुनी हो जाएगी परिणामी तरंग की तीव्रता का मान आई मैक्स इक्वल टू 4 आई नोड। सही है, तो ये थी संपोषी व्यतिकरण की पहली विशेष स्थिति। अब यहां पर दूसरी विशेष स्थिति की ओर बढ़े। दूसरी विशेष स्थिति है स्टूडेंट विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में दोनों तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती है, जानते हैं अच्छी तरह। तो जब दो तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती है तो उनके मध्य कलांतर क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर का मान मैंने आपको डेफिनेशन में बताया स्टूडेंट। विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर 180 डिग्री या फिर पाई का विषम गुणज होता है स्टूडेंट। तो यहां पर कलांतर फाई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई डॉट डॉट 2n-1 इंटू पाई। पाई का विषम गुणज होगा विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर। ये डेफिनेशन में मैंने आपको बताया है। कलांतर की जगह यदि पथांतर लिया जाए स्टूडेंट तो पथांतर डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई के स्थान पर लैम्डा बटा 2, 3 लैम्डा अपॉन 2, 5 लैम्डा अपॉन 2, 7 लैम्डा अपॉन 2। क्योंकि पाई जो होता है वो लैम्डा बटा 2 होता है, तो 3 एज इट इज रहेगा लैम्डा अपॉन 2, 5 एज इट इज रहेगा लैम्डा अपॉन 2, 7 एज इट इज रहेगा लैम्डा अपॉन 2 डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हुआ, 2n-1 लैम्डा बाई 2। इसका मतलब कलांतर जो है वो पाई का विषम गुणज है ही। पथांतर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर पथांतर यहाँ पर लैम्डा बटा 2 का विषम गुणज है। पथांतर यहाँ पर लैम्डा बटा 2 का विषम गुणज होगा। कब? जब विनाशी व्यतिकरण घटित होगा। विनाशी व्यतिकरण घटित हो रहा है तो इस स्थिति में तीव्रता के समीकरण में जो कोस फाई आ रहा है उसका मान 1 होगा। कोस फाई बराबर 1 है तो वही समीकरण 7 का फिर से उपयोग करें। समीकरण 7 क्या था स्टूडेंट, आई बराबर I1 प्लस I2 अंडर रूट 2I1 I2 cos फाई, और cos फाई का मान क्या है, -1। cos फाई का मान -1 है तो I बराबर I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2 हो जाएगा। सही है, ये तीव्रता का न्यूनतम मान है। यह तीव्रता का न्यूनतम मान है। मतलब विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता न्यूनतम घटित होती है, न्यूनतम प्राप्त होती है विनाशी व्यतिकरण में, और उस विनाशी व्यतिकरण में न्यूनतम तीव्रता का मान ये होगा, अर्थात आई मिनिमम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। या फिर आई मिनिमम को मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट क्या, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन में न्यूनतम तीव्रता का जो मान है वो प्राप्त हो रहा है अंडर रूट I1 प्लस माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। यहां पर क्या था, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये अधिकतम थी, ये न्यूनतम थी। सही है, तो विनाशी व्यतिकरण में न्यूनतम तीव्रता का मान अपने को ये मिल रहा है। यहां पर भी यदि वही कंडीशन में लगा दूं, एक कंडीशन यहां पर वही लगा दूं मैं क्या, कि यदि दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की तीव्रता एक समान है, यदि तीव्रता एक समान है तो क्या होगा स्टूडेंट, तीव्रता एक समान होने पर तीव्रता का जो न्यूनतम मान है वो क्या होगा, देखो
आई मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आई नोड माइनस अंडर रूट आई नोड का होल स्क्वायर। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर आई मिनिमम का जो मान है वो क्या मिलेगा, 0। अर्थात विनाशी व्यतिकरण में यदि दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की तीव्रता एक समान होती है तो परिणामी तरंग की जो तीव्रता होगी वो 0 होगी। विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता 0 होगी, संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता का मान 4 आई नोड के इक्वल है। सही स्टूडेंट। तो यहां पर विनाशी व्यतिकरण की दो विशेष स्थितियां, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की इन अवस्थाओं में यहां पर तीव्रता का अधिकतम और न्यूनतम मान इन स्थितियों के ऊपर अपने को प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट। सही है। तो यहां पर आज की क्लास का टॉपिक था स्टूडेंट व्यतिकरण। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण क्या होता है वो अपन ने डिस्कस किया है। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन तो अपने कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। साथ में यदि स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक लाइक बनता है आपके हिसाब से। और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए जिससे अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।